सो लेट अस स्टार्ट। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है और ये आज हमारी पहली क्लास है इनकम टैक्स की और मुझे भी बहुत खुशी है कि आज ये पहली क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसका ओरिजिनल हम लोग 1 सितंबर से शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन हमारी कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की जो क्लास थी उसके कारण थोड़ा सा लेट हुआ। बस अब शुरू करते हैं। आप लोग सबका बैकग्राउंड मुझे पता है और आप लोग के दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, किस तरह से, कि आपको फायदा होगा या नहीं होगा। सीए, इसमें सीए इंटर के भी स्टूडेंट्स हैं, सीए एक्जीक्यूटिव के भी हैं, सीएमए के आ जाएंगे और अकाउंटेंट्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं और कंसल्टेंट भी हैं। तो सबका रिक्वायरमेंट सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनकम टैक्स एज ए सब्जेक्ट वो तो सेम ही है। तो हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अगर मैं आपको दिखलाऊं तो ये इनकम टैक्स की जो हमारी लिखी हुई बुक है, इसका पहला पेज है और इस पहले पेज में असेसमेंट ईयर 21-22 के अकॉर्डिंग है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो तब तक फाइनेंस बिल 21 आ चुका होगा। उस वक्त हम लोग असेसमेंट ईयर 22-23 का भी पोर्शन कवर कर लेंगे। तो जिनका एग्जाम मई 21 या नवंबर 21 या जून 21 या दिसंबर 21 है, उनके लिए ये एप्लीकेबल है। जो जो चेंजेस आए वो सब हम लोग करवाएंगे। इसके बाद जो हम लोग का सिलेबस है वो कंटेंट ये है, जहां पर पहला चैप्टर हम लोग जो आज स्टार्ट करेंगे दैट विल बी द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस, फिर वो पांचों हेड शुरू हो जाएंगे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। फिर उसमें दो एडजस्टमेंट करते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का। उस इन 5 हेड को जोड़ते हैं, दो एडजस्टमेंट करते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाता है। उस ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लोग डिडक्शन माइनस करते हैं एटीसी टू एटीयू। इसके बाद आता है टोटल इनकम, उसी टोटल इनकम पे हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये रेट्स ऑफ टैक्स। कुछ इनकम एग्जेम्प्टेड होती है, तो जैसे एग्रीकल्चर इनकम ये एग्जेम्प्ट है विद सर्टेन कंडीशंस। फिर असेसमेंट ऑफ फर्म, असेसमेंट ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, टीडीएस, एडवांस टैक्स, रिटर्न ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट। तो ये 4 चैप्टर ऐसे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर 5 से लेकर 10 नंबर का आता ही आता है। फिर एग्जेम्प्टेड इनकम डेफिनेशन, अदर टॉपिक्स, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स एंड फास्ट ट्रैक टू प्रोविजन इनकम टैक्स। और ये जो जितने भी इस किताब में क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उसका सॉल्यूशन या तो उस क्वेश्चंस के नीचे ही है या फिर उसका सॉल्यूशन जो है यहाँ नीचे मिलेगा आपको, यहाँ पे इस जगह मिलेगा लास्ट में। करेक्ट है? तो जिन्होंने हार्ड कॉपी ऑर्डर की है उनको हम कोरियर करेंगे, 15 अक्टूबर तक हार्ड कॉपी आ जाएगी। करेक्ट है? और ये जितने भी क्लासेस है उसका टेंटेटिव टाइम टेबल हमने यहाँ लिखा हुआ है। इससे पहले हमने 60 घंटे में इसको कंप्लीट किया था। मुझे लगता है कि यहाँ पर 75 आवर्स के आसपास लगेगा। तो ये क्लासेस आप मान के चलिए 4 महीने तो हैं ही हम लोग साथ में, 4 मंथ्स तक साथ में ही। ठीक है? यहाँ तक में कोई सवाल है तो पूछिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। हाँ ना, आपको जरूर लिखना है जिससे मुझे एनर्जी मिल जाए कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है। तो आपको बात जरूर करनी है मुझसे, उससे मुझे भी समझ में आया कि आपको कितना समझ में आ रहा है। नहीं बात करेंगे तो वन साइडेड हो जाएगा, मैं जो चाहता नहीं। सही बात है। हमने इनकम टैक्स की स्लाइड्स भी बना रहे हैं हम लोग। ये इनकम टैक्स की स्लाइड्स हम लोग वेबसाइट में, अपने वेबसाइट में अपलोड करेंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी ज्वाइंट है उनको हम पीडीएफ तो फ्री में देंगे, हार्ड कॉपी के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। करेक्ट है? ऑल्सो कवर अपडेट्स ड्यूरिंग 4 मंथ्स। देखिए कोविड टाइम्स में कुछ अपडेट्स ऐसे आए हैं जहां पर डेट एक्सटेंशन हुआ, वो हम लोग कवर नहीं करेंगे।
रेट ऑफ टीडीएस चेंज हुआ वो कवर जरूर करेंगे। तो एक्सटेंशन ये सब की जो डेट्स है ना, वो आप भी बोर हो जाएंगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा, वो नहीं करेंगे। अब आइए इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में ये जो पहली वेबसाइट आपको नजर आ रही है, अगर ठीक से नजर नहीं आ रही है तो इसका नाम है incometaxindia.gov.in। फिर से बोल रहा हूँ, incometaxindia.gov.in। उम्मीद है आप लोग सभी ने इस वेबसाइट को विजिट किया होगा। ये नॉलेज की वेबसाइट है, इसी में आपको सारे नोटिफिकेशंस ये सब मिलता है। ये अगर आप इस एक्ट्स में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के अलावा बाकी जितने भी एक्ट्स हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं, इसमें आपको नजर आएगा, बेनामी लॉ के, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के। और ये ऑथेंटिक है, टैक्समैन द्वारा पावर्ड है, यानी कि टैक्समैन से ये पूरा का पूरा डेटा उठा रहा है। करेक्ट है? तो इस वेबसाइट में जितनी भी नॉलेज है, आपको लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट 1961 का 62, 63 उतना पीछे जा सकते हैं आप। तो दिस इज incometaxindia.gov.in। मैंने आपसे पूछा था कितने लोगों ने ये वेबसाइट विजिट किया, तो किसी ने जवाब नहीं दिया। कैसे चलेगा बताइए? जो गूगल मीट में है वो भी प्लीज जवाब दे दें। विजिटेड, ठीक है, कुछ लोगों ने विजिट किया है। इसके बाद जिस तरह से, अच्छा एक बात बताइए, जीएसटी की अगर कोई नॉलेज देती है, नया नोटिफिकेशन आया, तो उसके लिए कौन सी वेबसाइट है? उसके लिए कौन सी वेबसाइट है? सीबीआईसी। और रिटर्न भरना हो तो उसके लिए कौन सी वेबसाइट है जीएसटी में? gst.gov.in। करेक्ट है? अब इनकम टैक्स की नॉलेज चाहिए तो उसके लिए incometaxindia.gov.in है। लेकिन अगर आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है, उसके लिए वेबसाइट कौन सी है? उसके लिए वेबसाइट कौन सी है? दैट इज incometaxindia.efiling.gov.in। जितने भी प्रैक्टिसिंग है वो लोग इस वेबसाइट को यूज जरूर कर रहे होंगे। यहाँ पर पैन नंबर ये सबसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है आपको। सही बात है या नहीं? कितना लोगों ने ये वेबसाइट यूज कर रहा है अपने क्लाइंट्स के लिए? और जो स्टूडेंट्स है वो भी ध्यान में रखें, मेरा मोटो क्या है जब मैं पढ़ाता हूँ, तो हमारा मोटो ये है कि योर एजुकेशन इन टैक्स इज बेस्ट इफ यू कैन गिव टैक्स एडवाइस। तो इसीलिए हम लोग इस वेबसाइट ये सब के बारे में बहुत डिस्कस करते हैं। करेक्ट? तो हम लोग वो सब करेंगे आपके साथ, ताकि आप यू हैव नॉट फाइल्ड एनी रिटर्न। कोई बात नहीं। कितने लोगों ने रिटर्न फाइल किया हुआ इनकम टैक्स का? अमित जी ने फाइल किया हुआ है, बद्रीश ने भी फाइल किया हुआ है। टिल बैलेंस शीट यू आर प्रिपेयर्ड। तो बीइंग ए लॉयर आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। ITR 4, अमित शर्मा जी कह रहा है ITR 4 फाइल किया हुआ, बहुत बढ़िया। तो आई हैव ए वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस, अच्छा है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो दो वेबसाइट आपको हमेशा याद रखनी है, incometaxindia.gov.in, incometaxindia.e-filing.gov.in। अब हम लोग यहाँ पर कौन सा फाइनेंस एक्ट कर रहे हैं आपके साथ, वो बता देते हैं। 1920 में एक फाइनेंस बिल आया, 2020। किस डेट को आता है? किस डेट को आता है? लिखा हुआ है, आपको सिर्फ चैट में वो डेट लिखनी है, किस डेट को आता है। जब भी फाइनेंस बिल यानी कि बजट आता है तो किस डेट को प्रेजेंट किया जाता है? 28 फरवरी। और टाइमिंग क्या होता है? टाइम
टाइम क्या होता है? इलेवन AM होता है। अब 10 कर दिया क्या इन्होंने? पहले तो 11 हुआ करता था, अब 10 बजे कर दिया क्या? 11 लोकसभा में जाता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट से साइन होने जाता है। करेक्ट है? तो ये फाइनेंस बिल 2020 was signed by president on 27th March 2020 और जैसे ही प्रेसिडेंट साइन कर देता है वो फाइनेंस एक्ट 2020 बन जाता है। और फाइनेंस एक्ट 2020 देखेंगे तो उसमें एप्लीकेबिलिटी जो लिखी होगी या तो लिखी होगी 1 अप्रैल 2021 से या फिर 1 अप्रैल 2022 से। करेक्ट है? अच्छा एक बात बताइए, अगर फाइनेंस बिल 2021 से पहले आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस फाइनेंशियल ईयर में, ये फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर में आप जो भी पैसा कमाएंगे उसके बारे में आपको पहले से, और उस फाइनेंशियल ईयर में आप जो भी पैसा कमाएंगे उस पर जितना भी टैक्स आपसे लिया जाएगा उसके बारे में आपको पहले से बताने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ या ना? और आप फाइनेंशियल ईयर में पैसा कमाएंगे, टैक्स कब देंगे आप? असेसमेंट ईयर में। तो ये जो एप्लीकेबिलिटी लिखी होती है वो असेसमेंट ईयर वाइज लिखी होती है। सही बात है या नहीं है? ये जो लिखा हुआ होता है 1 अप्रैल 2021 यानी कि यहां से एप्लीकेबल है, लेकिन बेसिकली वो एप्लीकेबिलिटी प्रीवियस ईयर यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में आप जो भी पैसा कमाएंगे उसके होंगे, टैक्स कंप्यूट कर रहे होंगे। सही बात है या नहीं है? तो ये प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, इसके बारे में और डिटेल में करेंगे हम लोग आपके साथ, लेकिन जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं कि पैसा कमाने से पहले ही बजट आ जाता है। करेक्ट? अब नेक्स्ट बजट कब आएगा? नेक्स्ट बजट कब आएगा, किस डेट को आएगा? नो, नेक्स्ट बजट कब आएगा? 28 फरवरी 2021। तो अभी तक तो आया नहीं है, आएगा। जब ये आएगा इसको हम लोग कहेंगे फाइनेंस बिल 2021। करेक्ट है? तो हम लोग जो आज जो सिलेबस जो इनकम टैक्स कर रहे हैं वो आपके साथ, वो फाइनेंस बिल 2020 के हिसाब से कर रहे हैं, यानी कि फाइनेंस एक्ट 2020 के हिसाब से। जो प्रीवियस ईयर 2021 के लिए है और असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। करेक्ट है? ये वाला जो फाइनेंस बिल 2021 आएगा वो ये वाला, तो ये 2021 लिखा हुआ है यानी कि प्रीवियस ईयर। कहां लिखूं? यहां लिखता हूं, आप लोग जवाब नहीं देते हैं। प्रीवियस ईयर 21-22 और ये असेसमेंट ईयर 22-23। अब आपको एक बात बता देते हैं, सीए, सीएस और सीएमए स्टूडेंट्स के लिए, आपका एग्जाम किस ईयर में है? आपका एग्जाम है 2021 में। तो जिस ईयर में आपका एग्जाम होता है वो असेसमेंट ईयर आता है। तो 2021 में एग्जाम है तो असेसमेंट ईयर 2021-22 आएगा और प्रीवियस ईयर 2021 आएगा। सॉरी, ये 21-22, प्रीवियस ईयर 2021। करेक्ट है? अब अगर आपका एग्जाम 2022 में है तो जिस फाइनेंशियल ईयर में एग्जाम हो रहा है वो फाइनेंशियल ईयर
का असेसमेंट ईयर, यानी 2022 लिख लीजिए, फिर 23 और फिर प्रीवियस ईयर 2021-22 लिख लीजिए। सही बात है। और अगर आपका एग्जाम 2020 में है तो आपका असेसमेंट ईयर है 2021 और प्रीवियस ईयर 9। करेक्ट। ये है फाइनेंस एक्ट 2020, सॉरी ये है फाइनेंस एक्ट, ये वाला फाइनेंस एक्ट 2020, ये फाइनेंस एक्ट 2021, ये फाइनेंस एक्ट 2019। यहां तक कोई दिक्कत? अब मैं आपको किताब में दिखलाता हूं। ये हमारी किताब का पहला पेज, ये देखिए हमने लिखा हुआ भी है, ये फाइनेंस एक्ट 2020 यानी कि प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22। ये हमने फाइनेंस एक्ट 2020 से निकाला। इसमें देखिए 27 मार्च 2020 को प्रेसिडेंट साइन करते हैं, ये लिखा हुआ होता है उसमें। एन एक्ट फाइनेंस एक्ट 2020 साइन कब हुआ? 27 मार्च 2020 को हुआ प्रेसिडेंट द्वारा। एन एक्ट टू गिव इफेक्ट टू द फाइनेंशियल प्रपोजल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। फाइनेंशियल ईयर मतलब प्रीवियस ईयर। तो ये जो नाम है फाइनेंस एक्ट 2020, तो ये 2020 से आगे फाइनेंशियल ईयर, इसी को हम लोग कह रहे हैं प्रीवियस ईयर। यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आप पैसा कमा रहे हैं, किस फाइनेंशियल ईयर में कमाएंगे? इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी पैसा कमाएंगे उसके ऊपर जो हम लोग टैक्स लेंगे वो इस फाइनेंस एक्ट 2020 के अकॉर्डिंग लेंगे। सही बात है? हाँ या ना? जवाब देना होगा, जवाब देना होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। इसके बाद ये देखिए, ये सेक्शन 2 में कुछ प्रपोजल लेके आए जो with effect from 1st अप्रैल 2021। इसका मतलब ये असेसमेंट ईयर के बारे में बात कर रहा है। तो 1 अप्रैल 2021 का मतलब यही है कि वो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए एप्लीकेबल है। करेक्ट है? फिर एक और स्लाइड दिखलाता हूं जहां पर दे हैव मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, यानी कि एक साल बाद जो इफेक्टिव होने वाला था वो अभी से लिख दिया। तो यानी कि बिजनेसेस को पहले से तैयार रहना होगा कि ये प्रपोजल आने वाला है। अच्छा एक बात बताइए आप, स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट्स और प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उसमें क्या फर्क है? 2021, 21, 22, यही बता दें तो स्लाइड में लिखने की क्या जरूरत है। ये जो फाइनेंस बिल आया है 1920 को, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको उसी वक्त इस फाइनेंस एक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हाँ या ना? क्योंकि उनको तो 2021 में इंप्लीमेंट करना है, यहां पर उनको इंप्लीमेंट करना है। और स्टूडेंट एग्जाम कब देंगे इस एक्ट का? ट्वेंटी वन में यहां देंगे।
यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर गुजर चुका है उनका एग्जाम देंगे वो। तो स्टूडेंट ऑब्वियसली थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं, पॉसिबल नहीं है कि लेटेस्ट पे हो सके, क्योंकि उनको तैयारी करनी पड़ती है, हमें किताबें लिखनी पड़ती है। तो ये एक डिफरेंस है स्टूडेंट और प्रैक्टिस में, तो उसको ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप प्रैक्टिस में आएंगे या जॉब में आएंगे तो आपको अप टू डेट होना बहुत जरूरी है, अप टू डेट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या कोई भी प्रपोजल बैक डेट से एप्लीकेबल हो सकता है? मान लीजिए मैं इसको एप्लीकेबल कर दूं 1 अप्रैल 1990 से, क्या ऐसा कोई प्रपोजल आ सकता है फाइनेंस एक्ट में कि जो बैक डेट से एप्लीकेबल हो सके? यस, पॉसिबल है, जिसको हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इट इज पॉसिबल। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट पॉसिबल है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट जब आई तो दे प्रॉमिस टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया या टू द वर्ल्ड कहना अच्छा है, कि विल नॉट ब्रिंग एनी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन द एक्ट। कांग्रेस गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट बहुत लेके आई, जहां पर आपको अगर अभी न्यूज आया कि वोडाफोन का केस इंटरनेशनल कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हार गई। अमित शर्मा जी ने लिख भी दिया, वोडा केस में हुआ था। तो बीजेपी गवर्नमेंट विल नॉट ब्रिंग एनी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। अगर कोई रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लेके भी आती है तो उस पर टैक्स पे कोई असर ना पड़े, ऐसा अमेंडमेंट लेके आएगी। करेक्ट है? अब आगे चलते हैं आपके साथ। ये हमने डिस्कस कर ही लिया आपको, ये जो फाइनेंस बिल अभी आएगा तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आगे चलते हैं। सिलेबस हमने डिस्कस कर ही लिया आपके साथ, मैंने पहले सिलेबस डिस्कस कर लिया। हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स करेंगे ये मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूं। एक बार और दिखला देता हूं। दीज आर द चैप्टर्स। कितनी क्लासेस लगाएंगे वो टेंटेटिव लिखा हुआ है, ऑब्वियसली इससे ज्यादा ही लगेंगी, इससे ज्यादा ही लगेंगी। तो हमने टेंटेटिव 75 आवर्स लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादा लगेंगे। करेक्ट है? अब जरा डिस्कस करें। अब शुरू करते हैं। अभी भी हमने शुरू किया ही था, लेकिन अब और अंदर जाते हैं। मुझे आप जवाब जरूर देंगे, बिना जवाब के लिए मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं हैंडीकैप डिसेबल्ड हो जाता हूँ। टैक्स का मतलब बताइए, फटाफट मतलब बताइए। व्हाट इज टैक्स? लिख के बताइए। व्हाट इज टैक्स? इट इज ए लेवाई। और कोई कुछ कहना चाहेगा? दिस इज पेमेंट टू गवर्नमेंट। मर्जी से देते हैं आप? मर्जी से देते हैं आप? नहीं। देखिए, कुछ लोगों ने लिख भी दिया गूगल मीट में, इट इज कंपल्सरी पेमेंट। इट इज कंपल्सरी पेमेंट, आपको देना ही पड़ता है। गिफ्ट? टैक्स भी आपके हाथों से जा रहा है, क्या गिफ्ट? अगर टैक्स कंपल्सरी पेमेंट है तो गिफ्ट क्या है? गिफ्ट क्या है? नॉट कंपल्सरी तो वॉलंटरी पेमेंट। कंपल्सरी क्यों हो जाता है? ये पेमेंट कंपल्सरी क्यों हो जाता है? जल्दी बताइए, ये पेमेंट कंपल्सरी क्यों हो जाता है? नहीं नहीं, ओहो, सब पैसा तो सबको चाहिए राजीव जी। गवर्नमेंट नीड्स मनी टू ग्रो द नेशन,
वो तो सबको चाहिए, लेकिन कंपलसरी होता क्यों? एक्ट के कारण। बहुत बढ़िया कशिश, बहुत बढ़िया, एक्ट के कारण। कौन सा एक्ट है? कौन सा एक्ट है? इनकम टैक्स एक्ट 1962। ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी कहां से मिली? स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना पाई, क्यों नहीं बना पाई? इसकी अथॉरिटी कहां से मिली? इस एक्ट को बनाने की अथॉरिटी कहां से मिली? पार्लियामेंट को अथॉरिटी कहां से मिली? वही तो पूछ रहा हूं कशिश। कॉन्स्टिट्यूशन से। बहुत बढ़िया, कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा हुआ है? कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आपको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं। बहुत बढ़िया, आर्टिकल 265 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 265 में क्या लिखा हुआ है? जल्दी बताइए। वी हैव लॉयर आल्सो। नो टैक्स कैन बी लेवाइड एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यही तो लिखा हुआ है ना? अभी दिखलाते हैं। तो नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। लॉ बनाने का प्रोसेस क्या है? यानी कि न लेवाई हो सकता है, न कलेक्ट हो सकता है। जब तक आप कानून बना के ही आप टैक्स या तो लेवाई कर सकते हैं या कलेक्ट कर सकते हैं। तो कानून बनाने का प्रोसीजर क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस? अभी बताया था आपको। अरे बोलिए, व्हाट इज द प्रोसेस? हर चीज का प्रोसीजर है या नहीं है? तो कानून बनाने का प्रोसीजर क्या है? प्लीज बता दीजिए। बिल पास होगा कहां? बिल कहां पास होगा? पार्लियामेंट में। यानी कि पहले लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करेंगे, तभी तो कानून बनेगा। और कुछ बिल ऐसे हैं जो राज्यसभा से डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास भी जा सकते हैं, लोकसभा से डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास भी जा सकते हैं। और ऑर्डिनेंस अगर आ गया तो ऑर्डिनेंस डायरेक्ट प्रेसिडेंट साइन करता है, और उसके 6 महीने के अंदर उस ऑर्डिनेंस को राज्यसभा और लोकसभा में पास करवाना पड़ता है। सही बात है? तो आर्टिकल 265, तो आर्टिकल 265 में लिखा हुआ नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। और स्टेट गवर्नमेंट को भी कानून अगर बनाना है तो अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में पास करेगी और गवर्नर साइन करेंगे। ऐसा ही तो होता है। अब ये जो इनकम टैक्स का कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, ये आर्टिकल 246 में लिखा हुआ है। और जो कहता है शेड्यूल 7 देखिए, और शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 82 में क्या लिखा हुआ है? टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। क्या मतलब हुआ? नहीं, यूनियन लिस्ट में है, इसका मतलब सिर्फ यूनियन लिस्ट में, इसका मतलब सिर्फ सेंटर के पास पावर है कानून बनाने का। स्टेट लिस्ट में होता तो सिर्फ स्टेट के पास होता। तो यहां पर यूनियन लिस्ट में क्या लिखा हुआ है? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। इसका मतलब क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर कोई इनकम टैक्स लगा सकती है, हाँ या ना? फिर से पूछ रहा हूं, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगा सकती है, हाँ या ना? नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती है? क्यों नहीं लगा सकती है? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता।
क्या स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगा सकती है? ये हमें स्टेट लिस्ट को पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर कहीं लिखा हुआ है एग्रीकल्चरल इनकम यहां पर, तो पॉसिबल है लगा देगी। करेक्ट है या नहीं है? तो हमने ये पूरा लिखा नहीं है, उसको पढ़ेंगे। और मुझे थोड़ा बहुत जो याद आ रहा है, यहां पर एग्रीकल्चर इनकम लिखा हुआ है स्टेट लिस्ट। आप लोग भी थोड़ा रिसर्च कीजिएगा और देख के बताइएगा। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन हैज द पावर, लेकिन किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने ये पावर एक्सरसाइज नहीं किया है। करेक्ट अमित जी? ये पावर एक्सरसाइज नहीं किया है, हाँ या ना? तो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि आप, हमारे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, इनकम टैक्स लगाते हैं। ऐसे फार्म बिल पे इतना हवा मचा हुआ है, तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने ये हिम्मत नहीं की है, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो लगा ही नहीं सकती, तो हिम्मत की बात ही नहीं है। तो कभी कभी आप पॉलिटिकल डिबेट में सुनता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा रही है। तो भैया कैसे लगाएगी? कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत ही नहीं देता। सही बात है या नहीं? तो जो हम लोग जो पॉइंट कर रहे थे कि टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट, और इसकी अथॉरिटी आती कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगी या स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगी? वो आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है। करेक्ट है? जीएसटी लगाने की अथॉरिटी किस आर्टिकल में लिखी हुई है? जीएसटी लगाने की अथॉरिटी किस आर्टिकल में है? जल्दी बताइए। अरे बोल दीजिए, जीएसटी लगाने की अथॉरिटी किस आर्टिकल में है? 265 तो कॉमन आर्टिकल हो गया। 265 तो सिंपली ये कह रहा है कि आप हर तरह का टैक्स ले सकते हैं। देखिए, 265 कह रहा है आप हर तरह का टैक्स ले सकते हैं, लेकिन आपको कानून बनाना पड़ेगा। तो किस तरह का टैक्स ले सकते हैं, किस सब्जेक्ट पे आप टैक्स लगा सकते हैं, ये शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है। कौन सी गवर्नमेंट बना सकती है? स्टेट लिस्ट। लेकिन जीएसटी लगाने का कानून जो है वो आर्टिकल है 246A। आर्टिकल है 246A। ठीक है? वो स्टेट यहां भी नहीं है, ये शेड्यूल 7 में भी नहीं लिखा हुआ है, वो 246A में लिखा हुआ, अलग आर्टिकल ही बनाया हुआ उसने। करेक्ट? और जीएसटी सेंटर और स्टेट दोनों लगा सकती है। तो हम लोग जीएसटी की क्लासेस में ये सारा हमने किया हुआ है। आपने अगर रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं देखी है तो देख लीजिए, उसके बाद आइए आप। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनकम टैक्स लगाने का पावर, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगा रहा है। कस्टम ड्यूटीज सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, और एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है ऑन फॉलोइंग गुड्स मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। ये 6 गुड्स हैं जिसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगा सकती है। एक टेबोको और टेबोको प्रोडक्ट्स है। अच्छा, इनके ऊपर जीएसटी लगता है? इस पेट्रोलियम, ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगता है, हाँ या ना? नहीं लगता। टेबोको एंड टेबोको प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगता है? टेबेको एंड टेबेको प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगता है, हाँ या ना? राजेश जी कह रहे हैं यस, और मैं भी कह रहा हूं यस, हिमांशु भी कह रहे हैं यस। तो टेबेको एंड टेबेको प्रोडक्ट्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है, और बोथ सेंटर एंड स्टेट जीएसटी लगाती है। तो हमने बहुत डिटेल में, ये पूरा इनडायरेक्ट टैक्स का है,
हमने जीएसटी के लेक्चर में ये किया भी है। ठीक है, अब वापस आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट ने कानून बना के टैक्स तो ले लिया, लेकिन क्या वो बताती है कि ये टैक्स हम लोग किस पर्पस के लिए ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? यस, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंट्री, ये सब बताती है कि ये। यस अमित जी, वाइल प्रेजेंटिंग द बजट, वो बताती है कि एग्रीकल्चर के ऊपर हम लोग इतना परसेंट खर्च करेंगे, पोलियो के ऊपर, हेल्थ के ऊपर इतना परसेंट खर्च करेंगे, डिफेंस में इतना परसेंट खर्च करेंगे, वो सारा डिटेलिंग बताती है। तो आपका पैसा जो आप दे रहे हैं वो देश की भलाई के लिए दे रहे हैं। गिफ्ट, जब आप गिफ्ट देते हैं तो बताते हैं मैं गिफ्ट क्यों दे रहा हूं। गिफ्ट देते वक्त कैसा लगता है आपको? फीलिंग क्या आती है? खुद से दे रहे हैं, वॉलंटरी है, कोई कानून नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जहां पर लिखा हुआ कि गिफ्ट देना कंपलसरी है। देन हाउ डू यू फील? व्हाट इज द फीलिंग? हैप्पी? मंजूनाथ जी कह रहे हैं हैप्पी। और टैक्स देते वक्त ये तो बता दीजिए, टैक्स देते वक्त अच्छा लगता है या बुरा लगता है? सैड? आखिर क्यों? क्यों? आखिर क्यों? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में टैक्स देते वक्त दुख होता है। आखिर क्यों? बिकॉज इट इज कंपल्सरी? नो, दिस इज नॉट द आइडिया। आप तो डोनेशन देते हैं पीएम केयर रिलीफ फंड में, अच्छा ही लगता है इसीलिए देते हैं। तो आपके पॉकेट से पैसा जा रहा है, इसके लिए आप दुखी जनरली होना नहीं चाहिए, लेकिन यू आर नॉट हैप्पी व्हेन यू पे टैक्स इन इंडिया। व्हाई? नहीं नहीं, रीजन उसका मैं आपको बताता हूं। बिकॉज यू नो दैट द गवर्नमेंट इज करप्ट। जिस पर्पस के लिए कि हम पैसा खर्च करेंगे, शायद उस पर्पस के लिए गवर्नमेंट खर्च नहीं करती। अगर आपको लग जाए पता कि गवर्नमेंट करप्ट नहीं है, ऑनेस्ट है, जिस पर्पस के लिए दे रहे हैं उसी पर्पस के लिए खर्च होगा, तो आप हंसते हंसते टैक्स का पैसा देंगे। सही बात है या नहीं है? तो आज बीजेपी गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट में, आज बीजेपी गवर्नमेंट में कोई करप्शन का केस नहीं आया है, तो मे बी पीपल आर हैप्पी। और अब जो बजट आ रहा है, पहले बजट आता था 10 लाख करोड़, अब बजट आता है 25 लाख करोड़, 30 लाख करोड़, इस तरह से बजट आता है। तो ह्यूज बजट है, ह्यूज बजट। 25 लाख करोड़ का मतलब समझ लीजिए 25 लाख करोड़ रुपया मिलेगा टैक्स के रूप में, डिविडेंड के रूप में, इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट की अर्निंग है, और वो खर्च भी करेंगे। सही बात। अच्छा, अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो क्या होगा? व्हाट इफ यू डोंट पे टैक्स? कोई कॉन्सिक्वेंसेस है? कोई कॉन्सिक्वेंसेस है इफ यू डोंट पे टैक्स? देखिए, सबसे पहले तो इंटरेस्ट, फिर पेनल्टी, फिर प्रोसिक्यूशन। करेक्ट राजेश। और आजकल नया नियम आया है लेट फीस का। पहले इनकम टैक्स में लेट फीस का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था।
ये हमने स्लाइड में लिखा हुआ भी है, जो आपको मिल जाएगा। अब आगे जो हम लोग कर रहे हैं वो मैं आपको एक टॉपिक दिखला देता हूँ। कंट्री कैन नॉट सर्वाइव, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीजें कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी, चीजें नहीं, इनकम टैक्स तो शुरुआत में बहुत आसान लगेगा, लेकिन बाद में रूल्स बहुत ज्यादा हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चीजें कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी। कॉम्प्लिकेट इसलिए होंगी क्योंकि आप साथ साथ आपको पढ़ना भी और याद भी करना है। सही बात है या नहीं है? अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप बाद में क्या होगा, जब मान लीजिए हम लोग इस चैप्टर पे आएंगे, कैपिटल गेन के चैप्टर पे, तो ये सारे आपस में मिक्स होने लगेंगे। दूसरी बात, ये जो इनकम टैक्स एक्ट है वो 1962 का लिखा हुआ है। 1962 में लीगल लैंग्वेज बहुत ज्यादा कठिन हुआ करता था, तो इसका बेयर एक्ट का लैंग्वेज को समझना बहुत मुश्किल है इनकम टैक्स में। जीएसटी आज के 2017 में लिखा हुआ है, तो उसको बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लीगल लैंग्वेज होते हुए भी आसान है, समझना आसान है। और यहाँ इनकम टैक्स में एक चीज एक दूसरे के साथ बहुत चीजें कनेक्टेड है और लॉजिक्स है, वो लॉजिक्स हम लोग आपको बताएंगे। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि आप एक एक चीज जो जो हम लोग आज पढ़ें वो आप याद भी करते रहें, और मैं ये शेयर कर दूंगा आपके साथ। करेक्ट है? अब आइए, तो अभी बहुत चीजें आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्ट टैक्स बताइए, डायरेक्ट टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम, डिफरेंस कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स बताइए, टैक्स ऑन, डायरेक्ट टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम, तो इनडायरेक्ट टैक्स इज टैक्स ऑन, राजेश जी कह रहे हैं एक्सपेंडिचर, बाकी लोग जल्दी बताइए। एक्सपेंडिचर करेक्ट। डायरेक्ट टैक्स कितने तरह के हैं? डायरेक्ट टैक्स कितने तरह के हैं? एक ही तरह का है इनकम टैक्स। दो कैसे हैं? पहले पहले एक वेल्थ टैक्स हुआ करता था, वो तो डिलीट हो गया, अब एक ही है। वेल्थ टैक्स हैज बीन डिलीटेड, बहुत पहले डिलीट हो गया, तो अब इनकम टैक्स ही है सिर्फ। करेक्ट है? इनडायरेक्ट टैक्स कितने तरह के? दो तरह के। कौन कौन से? कौन कौन से? अमित शर्मा कंज्यूमर नहीं है, टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर है, जीएसटी है और कस्टम्स है। जीएसटी और कस्टम्स। अब मैं इसको अगर एग्जांपल से बताऊं, मान लीजिए ये एयरटेल, अब रिचार्ज करवाते हैं और आपने 100 रुपए दिए रिचार्ज के लिए, तो एयरटेल जीएसटी भी लेगा और वो आपसे 118 ले रहा है, 118 रुपए ले रहा है। करेक्ट है? अब एयरटेल क्या करेगा, 18 रुपए तो इसके पॉकेट से निकले, ए के पॉकेट से ये गवर्नमेंट को जमा करवा देगा 18 रुपए। खर्चा किसने किया? खर्चा किसने किया? ए ने किया। तो जीएसटी किसके पॉकेट से निकलेगा? जो खर्चा करेगा उसी के पॉकेट से निकलेगा। तो ए ने खर्चा किया, इसके पॉकेट से जीएसटी निकल गया 18 रुपए, और ये एयरटेल अपने पॉकेट में 18 रुपए नहीं लिखेगा। गवर्नमेंट ने कहा कि भैया
इससे कलेक्ट करो और मुझे जमा करवा दो, तो एयरटेल बिकम्स एन एजेंट फॉर द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट एयरटेल को कमीशन देती होगी टैक्स कलेक्ट करने के लिए, हाँ या ना? कोई नहीं देती। ऊपर से उसके ऊपर इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस का धमकी भी देती है कि भैया कलेक्ट करके नहीं दोगे तो हम आपके पॉकेट से निकाल लेंगे। सही बात है या नहीं? अब देखिए, अब एयरटेल अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू तो 100 रुपए ही लिखेगा। इस 100 रुपए को कमाने के लिए अगर उसने 80 रुपए खर्च किए हैं, 80 रुपीज खर्च किए, तो उसकी इनकम कितनी है? 20 रुपीज है। अब इनकम टैक्स किस पे लग रहा है? ये रिसीट है, ये एक्सपेंसेस है, तो रिसीट माइनस एक्सपेंसेस 20 रुपीज ही तो इनकम है। इस पे इनकम टैक्स लग जाएगा। मान लीजिए 30% है तो 6 रुपया इसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये सब कॉन्सेप्ट बाद में काम भी आएंगे जब हम लोग आगे करेंगे आपके साथ। क्या ये 6 रुपया इसने ए के पॉकेट से निकाला, या एयरटेल ने ये 6 रुपया अपने पॉकेट से दिया है? जब इसको बिल मिलेगा तो उसमें बिल में क्या लिखेगा? 100 प्लस 18 इक्वल टू 118। तो ए को पता है मैंने जीएसटी के रूप में कितना दिया है। क्या ए को पता है एयरटेल मुझसे 20 रुपया कमाने वाला है? अगर ए को पता लग जाए एयरटेल मुझसे 20 रुपया कमाने वाला है तो क्या होगा? मान लीजिए आप किसी शॉप में जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए और आपको पता लग जाता है कि वो मेरे से इतने रुपए कमाने वाला है, तो आप क्या करेंगे? बार्गेन करेंगे, नेगोशिएट करेंगे। तो इनकम के बारे में कभी भी बायर को नहीं पता लगता, सेलर के इनकम के बारे में बायर को नहीं पता लगता। तो यहां पर दिस 18 रुपीज बर्डन हैज बीन पास्ड। हाँ या ना? अब बाई चांस आगे चल के ये कहता है कि मुझे आपकी सर्विसेज पसंद नहीं आ रही है, कैंसिल करो, तो ये 18 रुपीज का रिफंड, 18 रुपीज का रिफंड गवर्नमेंट एयरटेल को देगी या ए को देगी? ए को देगी। जिसके पॉकेट से एक्चुअली में द पर्सन हु हैज बॉर्न द बर्डन, उसी को रिफंड मिलेगा। और इनकम टैक्स के बारे में देखिए, अगर उसने 6 रुपए की जगह 8 रुपए जमा करवा दिए हैं तो 2 रुपए का रिफंड किसको मिलेगा? एयरटेल को मिलेगा। इसीलिए जीएसटी में जो रिफंड का जो चैप्टर है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि गवर्नमेंट वहां पर ढूंढती है किसको रिफंड करना चाहिए। इनकम टैक्स में रिफंड का चैप्टर बहुत आसान है, जिसके पॉकेट से पैसा निकला उसी को रिफंड देना, तुरंत रिफंड मिलता है। यहां पर इनकम टैक्स में डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं लगता है। सही बात है या नहीं? तो डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट क्या है? एक थ्योरी है जहां पर गवर्नमेंट कहती है उसी को पैसा देंगे जिसके पॉकेट से, उसी को रिफंड देंगे जिसके पॉकेट से पैसा निकला है। अगर ए के पॉकेट से पैसा निकला है तो हम ए को ही रिफंड देंगे। करेक्ट है? अच्छा एक बात बताइए, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये अमीर गरीब सब पे लगता है?
सभी को देना पड़ता लगता नहीं है ये चीज, है ना? यस, क्योंकि वो बिस्किट के ऊपर भी टैक्स लगा सकते हैं, वैसे लगता नहीं है लेकिन लगा सकते हैं। तो अमीर गरीब सबको देना पड़ता है और समान रेट से देना पड़ता है ना? लेकिन इनकम टैक्स क्या अमीर को देना पड़ता है या गरीब को भी देना पड़ता है? रिच को, और उन्होंने स्लैब रेट बनाया हुआ है। लेकिन अगर आप कंपनी बना लेंगे, तो पार्टनरशिप फर्म बना लेंगे, एलएलपी बनाएंगे, तो क्या होगा? तो फिर अमीरी गरीबी देखी जाएगी? फिर अमीरी गरीबी नहीं देखी जा रही, फ्लैट रेट से उनको टैक्स देना पड़ता है, फ्लैट रेट। तो हम लोग आगे चले के करेंगे। आपके पास जो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, जिनको भूख लगती है, जिनके पास पेट है, उनको स्लैब रेट है, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हम टैक्स रेट भी बढ़ाते जाएंगे। और कंपनी फर्म के पास स्टमक नहीं है, पेट नहीं है, भूख नहीं लगती है, तो इनको फ्लैट रेट है। यानी कि 1 रुपए की भी इनकम होगी तो टैक्स देना पड़ेगा। सही बात है या नहीं? अब आगे देखो। अच्छा, इसमें क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स में? छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ना जरूरी है। क्या ए ने जो जीएसटी पेमेंट किया वो क्या डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट किया या एयरटेल के थ्रू गवर्नमेंट को दिया? इनडायरेक्ट पेमेंट है, इसीलिए इसका नाम इनडायरेक्ट टैक्स है। और इनकम टैक्स किससे लिया गया? एयरटेल से लिया गया। तो इनकम टैक्स डायरेक्टली पेमेंट हुआ गवर्नमेंट को, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? डायरेक्ट टैक्स। आइए स्लाइड में देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम, इनडायरेक्ट टैक्स इज टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर। Tax is paid directly to the government, tax is paid indirectly to the government. Burden is not passed, burden is passed. इसमें बर्डन पास होगा ही होगा। अगर आपके बिल में नजर नहीं आ रहा बर्डन, तो वो आपके बैलेंस शीट को, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के कॉस्ट शीट निकाल के वो देख लेंगे कि बर्डन पास हुआ या नहीं हुआ। तो डीम्ड बर्डन इज पास्ड, आप मान के चलिए। Tax is levied only by central government. Entry number 82. This tax is levied both by central government and state government. Article 246A ये किसका है? जीएसटी का है। इन कस्टम्स का एंट्री नंबर 83 सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लेवाई कर सकती है। करेक्ट है? एक्सप्लेन पॉइंट थ्री मैं आपको फिर से यहां दिखाता हूं। यहां क्या हो रहा था राजीव जी कि ये बिल में एयरटेल जब 100 रुपए का आप रिचार्ज करवा रहे थे एयरटेल से, तो बिल में ये 18 रुपीज नजर आ रहा था। तो ये जो 18 रुपए का टैक्स है वो एयरटेल के ऊपर नहीं, एयरटेल को नहीं देना है। किसको देना है? ए को देना है। तो एयरटेल ने, और गवर्नमेंट किससे देगी? एयरटेल से। तो गवर्नमेंट ने एयरटेल को कहा कि भैया तुम अपने पॉकेट से मत देना, इससे कलेक्ट करके देना, ए से कलेक्ट करके देना। तो इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन इज पास्ड। और फिर मैंने दूसरा वर्ड यूज किया, डीम टू बी पास्ड। मान लीजिए आपने बिल सिर्फ 100 रुपए का बनाया और इसमें जीएसटी का एलिमेंट नहीं लिखा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? बैक कैलकुलेशन करेगी और आपसे टैक्स वसूल करेगी। सही बात? एक चीज और बता देता हूं
मान लीजिए मिस्टर एक्स ने कोई गुड्स इंपोर्ट किया और उसको इंपोर्ट ड्यूटी दी 10 रुपए। अब जब आप इसको बेचते हैं, मान लीजिए आपने डोमेस्टिक सेल कर दिया किसी वाई को, तो आप 100 रुपए में बेचेंगे, किसी भी प्राइस में बेचेंगे, क्या इसके बिल में ये इंपोर्ट ड्यूटी नजर आएगी? नहीं नजर आएगी। तो ऐसे केस में क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये बिल में नजर नहीं आएगा तब, और हमने ये कहा कि बर्डन इज डीम्ड टू बी पास्ड, तो ये क्या करेंगे, एक्स से मंगवाएंगे कॉस्ट शीट और उसमें चेक करें कि आपने इसका कॉस्टिंग कैसे निकाला है। अगर उसके कॉस्टिंग में ये 10 रुपए नजर आ गया, इट मीन्स दैट बर्डन हैज बीन पास्ड। सही बात। तो बेसिकली वो बिल के अलावा आपके बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को भी चेक करेंगे। और ये कब चेक करते हैं? जब आप रिफंड मांगने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट से, तब आप बिल दिखलाते हैं, सर देखो बिल में हमने इंपोर्ट ड्यूटी नहीं ली। बोलते बिल मत दिखलाओ, हमें कॉस्ट शीट दिखलाओ, बैलेंस शीट दिखलाओ, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट लेके आओ, ये सारा चीज चेक करेंगे। सही बात। अरे कहिए। आइए अब वापस आते हैं। अब ये जो 5th पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट टैक्स में बेसिस ऑफ टैक्सेशन है कंजम्पशन बेसिस। ओरिजिन बेसिस हम लोग जीएसटी में डिस्कस करेंगे आपके साथ, लेकिन बेसिस ऑफ टैक्सेशन है कंजम्पशन बेसिस। इसका मतलब किसके पॉकेट से टैक्स निकलना चाहिए ये डिसाइड करना है। तो जीएसटी किसके पॉकेट से निकलता है? जीएसटी किसके पॉकेट से निकलता है? जो खर्चा करता है। और जो खर्चा करता है वो कंज्यूमर भी हो सकता है, एक बिजनेसमैन भी हो सकता है, हाँ या ना? तो मैंने अगर कोई चीज खरीदी है बेचने के लिए तो मुझे भी टैक्स देना पड़ेगा, तो कंजम्पशन बेसिस। और किस गवर्नमेंट को हक मिलेगा टैक्स लेने का? किस गवर्नमेंट को हक मिलेगा टैक्स लेने का? जिस कंट्री में कंज्यूम हुआ है। अगर मैं कस्टम्स की बात करूं तो, और जीएसटी में सेंटर को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन किस स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा? जिस स्टेट में कंज्यूम हुआ है। इसीलिए आप प्लेस ऑफ सप्लाई निकालते हैं। डिपेंड्स अपॉन कंज्यूमिंग स्टेट, करेक्ट राजीव जी, नॉट फ्रॉम सप्लाइंग स्टेट। तो ये पूरा का पूरा जो प्लेस ऑफ सप्लाई है जीएसटी में, वो कंजम्पशन बेसिस के ऊपर है। इसी को बेस बना के वो पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई लिखा हुआ है। कुछ जगह उन्होंने सप्लाई साइड भी लिया हुआ, ऑरिजिन भी लिया हुआ, लेकिन मैक्सिमम जगह कंजम्पशन साइड ही है। सही बात है या नहीं? लेकिन इनकम टैक्स में, अब जीएसटी में या तो कंजम्पशन चलेगा या ऑरिजिन चलेगा, दोनों नहीं चलता है। लेकिन इनकम टैक्स में देयर आर 2 बेसिस ऑफ टैक्सेशन, वन इज सोर्स बेसिस, अनदर इज रेजिडेंट बेसिस। इसको हम लोग करते हैं थोड़ी देर में, इसके बाद का स्लाइड यही है। ठीक है, फिर ये बाकी आप कर लीजिएगा। डू नॉट कॉजेज इन्फ्लेशन, जीएसटी का रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन आएगा, और इससे इन्फ्लेशन नहीं आएगा। बैड फॉर रिच एंड डू नॉट अफेक्ट द पुअर, बैड फॉर द पुअर एंड पार्टली अफेक्ट्स द रिच। टैक्स इज ऑन पर्सन, टैक्स इज कलेक्टेड आफ्टर लिवाई। ये मैं भी आपको बता देता हूँ। ड्यूटी इज ऑन गुड्स, बोथ द टैक्सेस रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर टू सर्टेन एक्सटेंट। ये जो है ना, टैक्सेस ऑन पर्सन, टैक्सेस कलेक्टेड आफ्टर लिवाई, ये हम लोग आगे करेंगे तो अभी आपको ये डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूँ। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है लेवाई का, दूसरा कॉन्सेप्ट है कलेक्शन का।
तीसरा कॉन्सेप्ट है असेसमेंट का। इन तीनों में, इस तीनों वर्ड का मतलब समझ लेते हैं एक बार। व्हाट डू यू मीन बाय लेवाई? आर्टिकल 265 में हमने पढ़ा, नो टैक्स कैन बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। वहां पर दो वर्ड यूज किया हुआ था, नो टैक्स कैन बी लेवाइड और कलेक्टेड, दोनों वर्ड थे, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो व्हाट डू यू मीन बाय लेवाई? Badriji is saying it is a charge. Google Meet, it is a charge. बाकी लोग impose और कुछ? impose का मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। impose मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? impose का मतलब जल्दी बताइए, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। राइट टू कलेक्ट, दिस इज करेक्ट। राइट टू कलेक्ट, राइट टू कलेक्ट कब आएगा? व्हेन आप, गवर्नमेंट को हक मिल जाएगा आपसे टैक्स कलेक्ट करने का। कब? बताइए, कब मिल जाएगा हक? अरे बोलिए, कब मिल जाएगा? ऑन द राइजिंग ऑफ सर्टेन इवेंट? नहीं, नॉट आफ्टर, ऑन द राइजिंग। एक्ट तो पास हो चुका है ना। अब इनकम टैक्स क्या पूरे इंडिया में 130 करोड़ जनता को लग रहा है? अब इनकम टैक्स में कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, वो कंडीशंस को जैसे ही आप सेटिस्फाई कर लेंगे वैसे ही चार्ज क्रिएट हो जाएगा, लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, गवर्नमेंट को हक मिल जाएगा टैक्स मांगने का। जिस तरह से जीएसटी में सप्लाई होते ही हक मिल जाता है जीएसटी लगाने का, वैसे ही इनकम टैक्स में बहुत सारे कंडीशंस दिए हुए हैं। वो कंडीशंस अगर सारे सेटिस्फाई हो जाते हैं आपके ऊपर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हक मिल जाएगा आपसे इनकम टैक्स कलेक्ट करने का, राइट टू कलेक्ट। एक चार्ज क्रिएट हो जाएगा आपके ऊपर, एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, यानी कि लायबिलिटी का मतलब एक बर्डन क्रिएट हो जाएगा, आपको टैक्स, इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा। हाँ या ना? अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, क्या उसके बाद क्या कलेक्शन होके ही रहेगा या गवर्नमेंट उस कलेक्शन को छोड़ भी सकती है? कहिए। वेव कर सकती है। कैसे वेव करेगी? कैसे वेव करेगी? नोटिफिकेशन नहीं, ये जीएसटी नहीं है, ये जीएसटी नहीं है। इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 एक्ट में लिखते हैं वो, है ना? और स्लैब रेट में लिख देगी कि अप टू दिस लिमिट हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। यानी कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया, लेकिन मान लीजिए लिमिट है 2.5 लाख, और आपकी ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद इनकम 2 लाख ही आती है, तो क्या आपसे वो टैक्स लेगी? कलेक्शन होगा? तो लेवाई एंड कलेक्शन, कलेक्शन तभी होगा जब लेवाई है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, नो लेवाई नो कलेक्शन? नो लेवाई नो कलेक्शन। लेकिन अगर लेवाई हो गया है तो कलेक्शन वेव ऑफ हो सकता है या नहीं हो सकता? यस, हो सकता है। तो उसके लिए भी कंडीशंस देखनी पड़ेगी।
अब जीएसटी में भी सप्लाई है लेकिन फिर भी एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है, उसी तरह से यहां भी है इनकम टैक्स में। करेक्ट है। अब इस यहां कोई सवाल है लेवाई और कलेक्शन के वर्ड पे? असेसमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट? एग्जामिन, ओके। क्या चीज एग्जामिन करेगा? एग्जामिन वर्ड है कस्टम्स का, वहां एग्जामिन ऑफ गुड्स करते हैं, लेकिन यहां पर आपका ये वेरिफिकेशन है और बेसिकली ये कंप्यूटेशन है। वेरिफिकेशन है, ऑडिट इसका पार्ट हो सकता है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इसका पार्ट हो सकता है। यस सर। लेकिन ये कंप्यूटेशन सबसे पहले कौन करेगा? डिपार्टमेंट करेगा या जो पैसा कमा रहा है वो करेगा? पहले तो वो सेल्फ करेगा खुद, और जब वो सेल्फ असेसमेंट कर रहा होगा तो इनकम टैक्स के सारे नियम वो लगा के इनकम कंप्यूट करेगा, और अगर इसने कोई गलती की फिर असेसमेंट कौन करेगा? फिर डिपार्टमेंट करेगा। डिपार्टमेंट करेगा तो कैसे करेगा? आपसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मंगवाएगा, ऑडिट करवा सकता है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, कर लेगा। और डिपार्टमेंट भी इनकम टैक्स के सारे नियम लगा के करेगा। और जब दोनों, मैं और डिपार्टमेंट, नियम लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूं सर ये खर्चा मेरे प्रॉफिट से माइनस होगा, डिपार्टमेंट कहता है नहीं माइनस होगा। मैंने कहा कि सर ये एक्ट में लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट कहता है इसका मतलब ये नहीं निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं मिलेगा। अब क्या होगा? डिस्प्यूट हो गया। अब डिस्प्यूट के लिए कहां जाएंगे? डिस्प्यूट के लिए क्या करेंगे? और डिस्प्यूट अगर हो जाता है तो अपील करेंगे, कोर्ट में जाएंगे। यस, अपील करेंगे, है ना। तो यहां पर सीआईटी अपील, फिर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से चलता है। करेक्ट है। So this is system of taxation. Levy, right to collect, an event or situation which gives rise to tax liability. Conditions to be satisfied so that government gets the right to collect. Conditions to be satisfied under Income Tax Act. Collection, actual collection, but first levy and then collection. No levy, no collection. ये भी लिखना चाहिए। Assessment, it is computation of income और वैल्यू एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। वैल्यू हटा देते हैं, जीएसटी का है। सेल्फ असेसमेंट किस सेक्शन में होता है? 140A में होता है। डिपार्टमेंट जब असेसमेंट करता है तो स्क्रूटनी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट एंड सर्च असेसमेंट, ये 4 सेक्शन है। यहां तक कोई सवाल? अब हम लोग कर रहे हैं आपके साथ बेसिस ऑफ टैक्सेशन। ना इनकम टैक्स में व्हाट इज द बेसिस ऑफ टैक्सेशन? फर्स्ट इज, क्या बताया था? फर्स्ट इज, नहीं, स्टेटस भी नहीं। ओहो, ना, आप लोग भूल गए। देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूं। सोर्स बेसिस एंड रेजिडेंट बेसिस, याद रखिएगा। सोर्स बेसिस प्राइमरी बेसिस ऑफ टैक्सेशन। प्राइमरी बेसिस मतलब जब इनकम टैक्स लगाने का
लगाना हो तो सबसे पहले चेक करेंगे सोर्स बेसिस, और सोर्स बेसिस पर टैक्स नहीं लग पाया तो रेजिडेंट बेसिस। कहने का मतलब मैं क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हक मिलेगा आपसे टैक्स मांगने का। मैं आपको यहाँ पर एक स्लाइड्स में आपको मैं फिर से आपको दिखाता हूँ इसका मतलब एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए ये ओनर है और ये रहती है अफ्रीका के किसी कंट्री, ये फॉरेन सिटीजन, इनकी एक प्रॉपर्टी इंडिया में है और दूसरी प्रॉपर्टी साउथ अमेरिका के किसी कंट्री में, करेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स मांगना चाह रही है, इनकम टैक्स, इस लेडी से। जो लेडी कहां रहती है, फॉरेन सिटीजन है और साउथ अमेरिका में रहती है। क्या मांग सकती है? क्या हक मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस लेडी से टैक्स मांगने का, हाँ या ना? आप कहते हैं यस, तो बेसिस क्या होगा, किस कारण तो बताएगी ना गवर्नमेंट। इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ तो होगा मैं इस कारण से आपसे टैक्स मांगना चाह रहा हूं। किस बेसिस पे? सोर्स बेसिस पे, यस। सोर्स का मतलब जिसके कारण आप पैसा कमा रहे हैं। मान लीजिए इससे रेंट आ रहा है 10 लाख रुपया साल का, इस रेंट का सोर्स क्या है? इस रेंट का सोर्स क्या है? घर है, प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है कहां? ये प्रॉपर्टी है कहां? इंडिया में। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस प्रॉपर्टी के ऊपर इस लेडी से टैक्स मांगने का हक मिल गया। किस बेसिस पे? सोर्स बेसिस पे। और मैंने ये कहा ये प्राइमरी बेसिस है। प्राइमरी बेसिस मतलब सबसे पहले यही वाला रूल अप्लाई करेंगे, सोर्स बेसिस वाला। तो मैं जैसे ही ये सोर्स बेसिस वाला रूल अप्लाई करता हूं तो मैं इस रेंट पे टैक्स मांगूंगा इस लेडी से, हाँ या ना? अब इस लेडी का यहां अफ्रीका में भी एक प्रॉपर्टी है जिससे किराया आ रहा है 20 लाख रुपीस साल का। क्या मैं इस लेडी से इस प्रॉपर्टी से जो रेंट आ रहा है उस पर टैक्स मांग सकता हूं? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवाई कर सकती है? क्या हक मिलेगा? क्या राइट टू कलेक्ट आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? सबसे पहले सोर्स अप्लाई कीजिए। पहले सबसे पहले सोर्स, क्या ये प्रॉपर्टी इंडिया में है? नहीं है। तो सोर्स बेसिस पे नहीं होगा, ये प्राइमरी बेसिस है। और है, याद रखिएगा, बोथ कंडीशन मत लिखिएगा। और सोर्स बेसिस और रेसिडेंट बेसिस। क्या ये जो फॉरेन सिटीजन है क्या वो इंडिया की रेजिडेंट है? इसका कंट्री तो इंडिया के बाहर है, तो इसीलिए इससे इस प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं मांगे, करेक्ट है। अब मुझे अगर इस लेडी का टोटल इनकम निकालना हो, टैक्सेबल इनकम निकालना हो, तो मैं कितना लिखूंगा? 10 लाख या 30 लाख? 10 लाख। और रेजिडेंट कैसे बनता है? इंडियन सिटीजन होने से रेजिडेंट बनता है या इंडिया में रहने से रेजिडेंट बनता है? कोई भी रेजिडेंट कैसे बनता है? इंडियन सिटीजन होने से रेजिडेंट बनता है या इंडिया में रहने से रेजिडेंट बनता है? रहने से बनता है, सिटीजनशिप से नहीं। कशिश नॉट फ्रॉम सिटीजनशिप, राजीव जी नॉट फ्रॉम सिटीजनशिप, रहने से बनता है। स्टे। सही बात।
182। देखिए आपके जवाब का मैं इंतजार करता हूं। सही बात, यस और नो। अभी एक अमेंडमेंट आया है, अभी एक अमेंडमेंट आया फाइनेंस एक्ट 2020 में, जिन्होंने कहा कि कंडीशन से याद रखिएगा कि इंडियन सिटीजन और 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर लेंगे तो वो डीम्ड रेसिडेंट हो जाएगा। इंडियन सिटीजन और अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर लेंगे तो डीम्ड रेसिडेंट हो जाएगा। तो लेकिन अभी शुरुआत कर रहे हैं अभी हम लोग। मैंने कहा था जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और बहुत सारी चीजें आगे आती जाएंगी, वो सब चीजों को अप्लाई करना है आपको। लेकिन फिलहाल आप बस इतना ही याद रखिए कि रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का रहने से निकलता है। रेजिडेंट तभी होगा जब वो रहेगा। करेक्ट है? अब मुझे एक बात बताइए आप, किसी का भी रेजिडेंशियल स्टेटस, मैं यहां लिखता हूं फिर मैं स्लाइड में दिखाऊंगा आपको। किसी का भी रेजिडेंशियल स्टेटस या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा, हाँ या ना? अगर मैं कह रहा हूं कि इसका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंडिया में रह रहा है, तभी तो रेजिडेंट है। अब जैसे कंपनी है, कंपनी का रहने से तो नहीं निकल सकता कि निकल सकता है। तो कंपनी के केस में कह देते हैं इंडियन कंपनी है तो रेजिडेंट है, फॉरेन कंपनी है तो हम लोग चेक करेंगे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। उस कंपनी का जो चला रहा है, उस कंपनी को उसका दिमाग अगर इंडिया से चल रहा है तो रेजिडेंट बोल देंगे, हाँ या ना? तो अभी फिलहाल हम लोग अगर इंडिविजुअल पे फोकस करें, इंडिविजुअल पे फोकस करें तो रहने से निकलता है। कंपनी का डिपेंड करेगा, पार्टनरशिप फर्म का डिपेंड करेगा कि उसका दिमाग कहां है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। अगर रेजिडेंट हुआ तो वो इंडिया से भी पैसा कमा रहा होगा तो उसको हम लोग इंडियन इनकम कहेंगे, बाहर से पैसा कमा रहा है तो उसको हम लोग फॉरेन इनकम कहेंगे। सही बात है? और नॉन रेजिडेंट यानी कि बाहर वाला भी इंडिया से भी पैसा कमा सकता है तो इंडियन इनकम, बाहर से पैसा कमाता है तो फॉरेन इनकम। ये तो सिचुएशन है कि एक रेजिडेंट इंडिया से और बाहर से दोनों जगह से पैसा कमा रहा है, एक नॉन रेजिडेंट जो इंडिया से भी पैसा कमा रहा है और बाहर से भी पैसा कमा रहा है। सही बात है? आज रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो कंपनी है वो इंडिया से और इंडिया के बाहर दोनों जगह से पैसा कमा रही है। अक्षय कुमार, शाहरुख खान, वो इंडिया से भी पैसा कमाते हैं और बाहर में इतनी सारी प्रॉपर्टी खरीदी भी है, वहां से भी पैसा कमा रहे हैं। यस हिमांशु, करेक्ट। तो इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, यानी कि तमाम तरह के लोग हैं जो वर्ल्ड ओवर पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोग तो हैं, हाँ या ना? अब करेक्ट है हिमांशु जी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर रेजिडेंट इंडियन इनकम कमाता है तो इंडिया में टैक्स देगा या नहीं देगा? और अगर कहते हैं आप देगा तो किस बेसिस पे देगा? देगा, करेक्ट। बेसिस बताइए, सोर्स बेसिस या रेजिडेंट बेसिस? याद रखिएगा, सबसे पहले सोर्स अप्लाई करना, उसके बाद रेजिडेंट अप्लाई करना। अगर सोर्स अप्लाई नहीं होता तो रेजिडेंट। टैक्सेबल, करेक्ट, सोर्स बेसिस पे। रेजिडेंट अगर फॉरेन इनकम कमाता है, यानी कि मैं यहां रहता हूं, मैंने प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर खरीदी हुई है और उसको मैंने किराए पे दिया हुआ, उससे पैसा आ रहा है। मैं यहां रहता हूं, मैंने बाहर में बिजनेस खुला हुआ है और पैसा कमाता हूं। रेजिडेंट फॉरेन इनकम कमाता है, टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, हाँ या ना?
यस, अब बेसिस बताइए, बेसिस सोर्स बेसिस या रेजिडेंट बेसिस? रेजिडेंट बेसिस। सोर्स लग नहीं पाया इसलिए रेजिडेंट के बेसिस पे लगा दिया। अब नॉन रेजिडेंट अगर इंडियन इनकम कमाता है तो टैक्स होगा या नहीं होगा? यस, टैक्सेबल है। किस बेसिस पे? हिमांशु, वाई नो? सोर्स बेसिस पे। देखिए, सबसे पहले सोर्स अप्लाई करना है, सबसे पहले सोर्स इंडियन इनकम है तो टैक्सेबल है सोर्स। नॉन रेजिडेंट फॉरेन इनकम कमाता है, टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नॉट टैक्सेबल। वाई नॉट टैक्सेबल? आपने सबसे पहले सोर्स देखा, सोर्स तो इंडिया के बाहर है क्योंकि फॉरेन इनकम है, और रेजिडेंट देखा, रेजिडेंट भी नहीं है, इंडिया नहीं है। अब इस एग्जांपल में देखिए, ये एक ओनर थी इस दो प्रॉपर्टी की, ये नॉन रेजिडेंट थी क्योंकि इंडिया के बाहर रहती थी। तो नॉन रेजिडेंट अगर फॉरेन इनकम कमा रहा है, नॉन रेजिडेंट अगर फॉरेन इनकम कमा रहा है तो टैक्स कैसे लेंगे आप? सिर्फ इसी पे तो लेंगे। तो नॉन रेजिडेंट अगर फॉरेन इनकम कमा रहा है तो नहीं लिया, ना सोर्स इंडिया में ना रेजिडेंट इंडिया की है ये। लेकिन इंडियन इनकम कमा रहा है तो हमने लिया, किस बेसिस पे? सोर्स बेसिस पे। इसीलिए तो आपने 10 लाख रुपए इनकम निकाली थी। 10 लाख रुपए इंडिया में टैक्सेबल है। सही बात है या नहीं है? अब मुझे एक बात बताइए, ये जो सोर्स बेसिस और रेजिडेंट बेसिस का रूल है, जो इनकम टैक्स एक्ट 1962 है, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1962, ये रूल सिर्फ इंडिया वालों ने बनाया है कि वर्ल्ड ओवर सेम रूल चल रहा होगा? नहीं नहीं, वर्ल्ड ओवर सेम रूल है। हर कंट्री के इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि हम सोर्स बेसिस और रेजिडेंट बेसिस दोनों बेसिस पे टैक्स ले सकते हैं। कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, या तो सोर्स या रेजिडेंट हम टैक्स लेंगे। इन सबसे पहले सोर्स अप्लाई करेंगे। हर एक कंट्री का रूल है, सेम है। हर एक कंट्री में इनकम टैक्स होगा, कुछ कंट्री को छोड़ के। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो इनकम है, ये फॉरेन इनकम, इस पे हमने किस बेसिस पे टैक्स लिया है? इस फॉरेन इनकम पे रेजिडेंट बेसिस पे ले लिया। अगर ये हमारे यहां का फॉरेन इनकम है तो किसी कंट्री, कोई दूसरी कंट्री का वो, कोई दूसरी कंट्री इस इनकम के ऊपर सोर्स बेसिस पे टैक्स लेगी या नहीं लेगी? डबल टैक्सेशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सिमिलरली अब यहां देखिए, ये नॉन रेजिडेंट इंडियन इनकम कमा रहा, हमने सोर्स बेसिस पे ले लिया। ये हमारे यहाँ की नॉन रेजिडेंट है तो किसी कंट्री की रेजिडेंट होगी। तो क्या वो दूसरी कंट्री इसके ऊपर, इस इनकम के ऊपर रेजिडेंट बेसिस पर टैक्स लेगी या नहीं लेगी? इस इनकम के ऊपर भी डबल टैक्सेशन हो गया। कहने का मतलब, एक रेजिडेंट अगर फॉरेन इनकम मान लीजिए 100 रुपया कमाता है, 30 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले गई रेजिडेंट बेसिस पे, 30 रुपया कोई दूसरी कंट्री ले गई सोर्स बेसिस पे, बचा क्या आपके पास? सिर्फ 40 रुपया। यहां भी आपके पास सिर्फ 40 रुपया बचेगा। सही बात है या नहीं? अगर 30% टैक्स है तो यूरोपियन कंट्री में तो 50-60% तक टैक्स है। तो हो सकता है आपके पास कुल मिला के 20-30 रुपए ही बचे। अब मुझे एक बात बताइए, डबल टैक्सेशन होने से क्या आप बाहर के कंट्री में जाके पैसे कमाने की कोशिश करेंगे?
क्या कोई दूसरा इंडिया में आके पैसा कमाने की कोशिश करेगा? एफडीआई इंडिया आएगा नहीं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आएगा। ना आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया होगा। तो डबल टैक्सेशन इज गुड और बैड? बैड। तो इस डबल टैक्सेशन को अवॉइड करना चाहिए। तो इस अवॉइड करने के लिए इंडिया हैज साइंड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विथ ऑलमोस्ट 90 कंट्रीज। तो एक्चुअल फिगर आप देख लीजिएगा, और OECD की वेबसाइट है, वहां पर ये फिगर वर्ल्ड ओवर वो आपको मिलता है, किस कंट्री ने किसके साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। और इस DTAA में लिखा होगा कि प्राइमरी बेसिस ऑफ टैक्सेशन क्या होगा, सोर्स बेसिस या रेजिडेंट बेसिस। अगर इस DTAA में लिखा हुआ है कि सिर्फ रेजिडेंट बेसिस पर टैक्स लगेगा या सिर्फ सोर्स बेसिस पर लगेगा, तो कोई एक कंट्री टैक्स लगा पाएगी उस इनकम पे। तो मान लीजिए लिखा हुआ किसी इनकम पे, बिजनेस इनकम पे सिर्फ सोर्स बेसिस पे लगेगा, तो सिर्फ इंडिया लगाएगा। वो कंट्री जिसके साथ हमने DTAA साइन किया वो रेजिडेंट बेसिस पे टैक्स नहीं लगाएगी। सही बात है या नहीं? तो जब आप चेक कर रहे हो DTAA और यूएसए का कोई बंदा इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो मैं यूएसए और इंडिया का DTAA पढ़ूंगा, इंडिया और यूके का नहीं पढ़ूंगा। तो वो यूके का बंदा है, यूएसए का बंदा है, ये DTAA में लिखा होगा कैसे आइडेंटिफाई करना है। और DTAA में वर्ड रेजिडेंट नहीं लिखा हुआ, DTAA में वर्ड लिखा हुआ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। करेक्ट है? ये चार्ट हमने बनाई दिया। अब मुझे एक बात बताइए आप, अगर सोर्स बेसिस है, अगर इंडिया में आपकी प्रॉपर्टी है, तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, हम आपसे टैक्स हर हालत में लेंगे, हाँ या ना? अगर फॉरेन इनकम कमा रहे हैं आप, तो हम आपसे टैक्स सिर्फ रेजिडेंट बेसिस पे ही ले पाएंगे। सही बात? अरे बोल दीजिए। तो अगर मैं इस तरह से एक चार्ट बनाऊं, इंडियन इनकम बताइए, रेजिडेंट इंडियन इनकम कमा रहा है, टैक्सेबल या नॉट टैक्सेबल? नॉन रेजिडेंट? फॉरेन इनकम है तो रेजिडेंट टैक्स देगा। किस बेसिस पे? रेजिडेंट बेसिस पे। नॉन रेजिडेंट फॉरेन इनकम पे टैक्स देगा? नहीं देगा। ये चार्ट आगे भी बनाया हुआ है, लेकिन मैंने यहां भी बता दिया। जाने से पहले एक लास्ट चीज बता देता हूं। चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर रहे कई सालों तक, मुझे लग रहा है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर थे वो, और उन्होंने इनकम टैक्स में बहुत सारे चेंजेस किए। और वो एक प्रोग्राम में आए थे, सिमी ग्रेवाल के प्रोग्राम में।
और सिमी ग्रेवाल ने जब फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम से एक सवाल पूछा था, और वो सवाल मुझे आज तक याद है, वो सवाल ये था जो सिमी ग्रेवाल ने पूछा था पी चिदम्बरम साहब से कि आप इतना अच्छा बजट कैसे बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा था क्योंकि मैं घर का बजट अच्छा बना लेता हूं इसलिए मैं देश का भी बजट अच्छा बना लेता हूं। आप उस जवाब को थोड़ा सा और एक बार फिर से सुनिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, इंसाइट मिलेगी। आप इतना अच्छा बजट कैसे बना लेते हैं? क्योंकि मैं घर का बजट अच्छा बना सकता हूं इसलिए मैं देश का बजट अच्छा बना लेता हूं। अब इसके बाद दूसरे सवाल जवाब शुरू हो गए, लेकिन ये जवाब मेरे दिलो दिमाग में रहा कि ये देश का बजट और घर के बजट में कोई फर्क नहीं है, कुछ तो फर्क होना चाहिए। तो उसी को मैं आगे मैंने ये क्वेश्चन आंसर सेशन बनाया, उसी को ध्यान में रखते हुए जो घर का बजट बना सकता है क्या वो देश का बजट भी बना सकता है, हाँ या ना? पहली बात जवाब दीजिए, क्या घर के बजट और देश के बजट में कोई फर्क है या नहीं? सिमिलैरिटी है या नहीं? तो मुझे लगा है, आप लोग जवाब देने में लेट कर रहे हैं, मुझे लगा है। आप देखिए, घर में जॉइंट फैमिली है तो 10-15 लोग, देश में 130 करोड़ लोग। घर में जो अर्निंग मेंबर है उसको ख्याल रखना है कि सभी जो 10-15 लोग हैं वो सही सलामत रहे, उनको शिक्षा प्राप्त होती रहे, उनको हेल्थ उनका सही रहे, उनको खाने पीने के लिए मिले। और जब देश का बजट बनता है 130 करोड़ जनता के लिए बनता है, सबको पानी मिले, रहने के लिए घर मिले, खाने के लिए रोटी मिले, यही तो आइडिया है। अब जब मैं पैसे के बारे में सोचता हूं तो व्हाट इज मनी? क्या गवर्नमेंट जो पैसा प्रिंट करती है वो पैसा है, या फिर जो जमीन से हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस निकालते हैं वो पैसा है? बताइए, क्या पैसा है? धरती से जो हम लोग निकालते हैं, कॉपर निकाला, एल्यूमिनियम निकाला, उसका फिनिश प्रोडक्ट बनाया और फिर बेचा, दैट इज द मनी। क्या गवर्नमेंट ये काम करती है? खेती क्या गवर्नमेंट करती है? क्या सर्विसेज क्या गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है? नहीं। तो पैसा तो जनता कमा रही है। तो अब उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाती है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो। और क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग कर सके इसीलिए गवर्नमेंट प्रिंटिंग करती है। तो गवर्नमेंट के पास सोना जितना गोल्ड होता है उसके बेसिस पे प्रिंटिंग कर देती है ताकि ये बार्टर सिस्टम खत्म हो। अब सवाल उठाइए कि 130 करोड़ लोगों में से किससे टैक्स लगे? इनडायरेक्ट टैक्स अलग कर देते हैं, सिर्फ इनकम टैक्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम लोग घर में 7-8 मेंबर हैं, एक मेंबर अर्निंग है, तो टैक्स किससे लेंगे? या 2 मेंबर अर्निंग है तो टैक्स किससे लेंगे? अर्निंग मेंबर से ही लेंगे। तो एक बात बताइए, अगर कोई तीसरा मेंबर अर्निंग करने लगे, बड़ा हो गया, 18 साल 25 साल की उम्र हो गई, जॉब में जाने लगा, अब वो कमा के लाने लगा, तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता है कि घर के खर्चे में उसका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? तो कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए या कितना टैक्स लगना चाहिए, ये कैसे कैलकुलेट करेगी गवर्नमेंट? या घर में कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, ऐसे ही तो कैलकुलेट होगा। कहिए, टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, घर का टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, या देश का टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, परसेंटेज आ जाएगा। फिर जो ज्यादा कमा रहा है उससे ज्यादा परसेंटेज, और जो कम कमा रहा है उससे कम परसेंटेज, ऐसे ही तो स्लैब रेट बना होगा। या आइडिया तो ऐसे ही आया होगा।
आज अगर घर में कोई इमरजेंसी आ जाए, देश में कोई इमरजेंसी आ जाए, क्योंकि जब आपने टोटल खर्चा कैलकुलेट किया था तो क्या इमरजेंसी को आप सोच पाए थे कि ये इमरजेंसी आने वाली है, कोरोना आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला, फ्लड आने वाला है, क्या इसके बेसिस पर रेट ऑफ टैक्स डिसाइड नहीं करते? तो जब ये इमरजेंसी आज अचानक से आती है तो उसको लिए वो लगाते हैं सरचार्ज। क्या लगाते हैं? केरला सेस फॉर फ्लड, तो उसके लिए वो सरचार्ज लगाते हैं, जैसे केरला सेस फॉर फ्लड जीएसटी में लगा। और राजेश जी मैं आपको बता दूं, ये केरला सेस फॉर फ्लड, केरला में जो फ्लड आया था उसके चलते इनकम टैक्स में कोई सरचार्ज उन्होंने नहीं लगाया। और इनकम टैक्स में जो पैसा आता है, और ये केरला से इसलिए लगा है क्योंकि केरला में फ्लड आया तो केरला वालों से पैसा लेके केरला वालों को ही वापस कर रहे थे। लेकिन अगर इनकम टैक्स लग जाता तो पूरा इंडिया से कलेक्ट करते और केरला में देते। सही बात है या नहीं है? और एजुकेशन, आज इंडिया में एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत ज्यादा वो पैसा लगा रहे हैं, तो उसके लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछना भी चाहूंगा कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं और आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने फादर को, तो क्या, मान लीजिए आप लॉयर हैं और फादर को लॉयर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो क्या आप फादर से पैसे मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? मांग लेंगे तो क्या होगा? घर की इनकम बढ़ेगी। इंडिया की इनकम कब बढ़ेगी? इंडिया में 130 करोड़ जनता आपस में ट्रेडिंग करती है, आपस में खरीदती बेचती है, तो क्या इंडिया की इनकम बढ़ती है? इंडिया की इनकम कब बढ़ेगी? जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। तो इंडिया की एक्चुअली इनकम एक्सपोर्ट करने से बढ़ती है, इसीलिए गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री ग्रो तभी करती है जब एक्सपोर्ट करती है, इसीलिए एक्सपोर्ट के ऊपर कोई टैक्स भी नहीं है, और है भी तो रिफंड है। एक बात और बताइए, आप, आपके घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो आप उससे चाय पानी पूछते हैं, खाना खिलाने से पहले उसके आगे मेनू आगे कर देते हैं कि ये रहा मेनू, बताइए डिलक्स थाली लेंगे या सुपर डिलक्स थाली लेंगे, या फ्री में खिलाते हैं? फ्री में खिलाते हैं ना। तो वैसे ही, क्योंकि आपका गेस्ट है, तो इंडिया के बाहर से कोई फॉरेन सिटीजन 2 दिन के लिए घूमने के लिए आया है, वो आपका गेस्ट है, वो आप नॉन रेजिडेंट है, क्या नॉन रेजिडेंट से आप फॉरेन इनकम पे टैक्स मांगना चाहेंगे? नहीं मांगना चाहेंगे, हमने भी नहीं मांगा, हमने भी नहीं मांगा। लेकिन अगर वो गेस्ट आपके घर का परमानेंट मेंबर बन जाए तो ज्यादा समय के लिए रहने लगे, तब तो घर का बजट खराब होता है। और जब घर का बजट खराब होता है तो आप उससे टैक्स मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? तो ये क्वेश्चन आंसर था। कल मिलते हैं आपके साथ और सेलिब्रेट करेंगे। और थैंक यू सो मच। और प्लीज व्हाट्सएप पे जरूर बता दीजिएगा आज की क्लास कैसी लगी आपको, ताकि मुझे भी एनर्जी मिल जाए और आपकी फीलिंग क्या है थोड़ा डिटेल में लिखिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।
मैं वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा और ये स्लाइड वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू राजीव जी। व्हाट्सएप पे जरूर लिखिएगा।